हेलो किड्स। लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए आज हमने यूनिट के बारे में बात कर ली थी कि जो एनर्जी की यूनिट है वो भी जूल ही हुआ करती है। दैट इज सेम एज द यूनिट ऑफ द वर्क। बेसिकली देखिए क्या है कि अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन रिकॉल करें, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज सेड टू बी द एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, अगर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस अगर नहीं होता है तो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डन। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि आप सारी की सारी एनर्जी जो भी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर है, आप सारी की सारी एनर्जी से वर्क डन कर लेते हो। ठीक है, तो इसीलिए इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो आप इसके बिहाफ पर, इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि जो वर्क की यूनिट है दैट इज जूल, वही एनर्जी की यूनिट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर हम एनर्जी की थोड़ी सी या वर्क की थोड़ी सी बिगर यूनिट्स के बारे में बात करें, लाइक जैसे मीटर की किलोमीटर होती है, ऐसे ही जूल के आप कह सकते हैं किलो जूल। और एक छोटा सा रिलेशन भी आप दोनों के बीच में देख सकते हैं कि 1 किलो जूल विल बी इक्वल टू 1000 जूल। आपको याद है किलो इज इक्वल टू 1000 होता है, सो 1 किलो जूल विल बी इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, तो अच्छा हम लोग 1 जूल वर्क की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, मेरे ख्याल से ये सारा काम हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी के हमारे आसपास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। अच्छा केमिकल एनर्जी लाइक देखिए जो फूड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है ना, दैट इज केमिकल एनर्जी। जो फ्यूल्स के अंदर अंदर एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो केमिकल एनर्जी। वुड के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो भी केमिकल एनर्जी है। बैटरी के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज ऑल्सो केमिकल एनर्जी। तो सारे केमिकल एनर्जी की जो है फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइक हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी आपके लिए थोड़ा सा नया है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो देखिए जो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारे काइंड के जो बॉम्ब हुआ करते हैं उन सब के अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जब न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं या एक जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होता है, टूटता है, तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज सेड टू बी द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारे एनर्जी की फॉर्म्स हैं, हालांकि इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, एक्स्ट्रा लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कहीं मिल जाता तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी सेड टू बी द मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा नाउ सी हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। डिस्कस कर लिया था शायद से हमने, दैट वाज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप के सॉरी ये बाय मिस्टेक ई के लिख गया, दिस शुड बी के ई। देखिए आप के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर कर लीजिए या फिर के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर कर लीजिए। शॉर्ट में हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को के बी लिख देते हैं, तो के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर भी सेम ही मीनिंग जो है कंटेन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये देखिएगा जरा एग्जांपल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। हमको दे रखा है उस पर्टिकुलर बॉडी का मास, हमको गिवन है उस बॉडी की वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और आपको पता करना है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए आप एम की वैल्यू डाल दीजिए दैट इज 15 kg, और आप वी की वैल्यू भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी। बस सिंपली क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर में एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और वेलोसिटी की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा जो है फिनिश हो गया था। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जो है किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमने डिस्कस किया था जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी और एच, एम इंटू जी इंटू एच। तो अगर मास वेरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी, और अगर हाइट कम और ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में चेंज आ जाएंगे। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और तीसरा हाइट पर। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
मास अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अगर स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस से ज़्यादा हाइट पर रखा जाएगा तो हाइट बढ़ने की वजह से भी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पर बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सपोज टू बी कि कोई एक पर्सन है, वो एक लिफ्ट के थ्रू थर्ड फ्लोर पर, किसी बिल्डिंग की थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है, और जो सेकंड कोई पर्सन है वो स्टेयरकेस, सीढ़ियों के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि जो ऊपर पहुंचने के बाद किस पर्सन की बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि दोनों ही पर्सन्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी। बिकॉज ऑफ क्या कंडीशन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है mgh। यहाँ पर जो h है दैट इज द हाइट। तो हाइट जो है मतलब है वर्टिकल हाइट, मतलब क्या है कि पर्सन पहुंचा सेम हाइट पर ही है। एक पर्सन पहुंचा है स्टेयरकेस के थ्रू, ठीक है, एक पहुंचा है लिफ्ट के थ्रू, लेकिन पहुंचे दोनों सेम हाइट पर ही हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो mgh होता है, यानी कि वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है, वो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ के थ्रू जो बॉडी है, जो पर्सन है वो उस हाइट तक पहुंच रहा है। उस पाथ पर जो एनर्जी बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, तो भी आपको ये आंसर देना है कि वर्क डन दोनों में सेम होगा, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल हाइट इज द सेम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो आप एक काइंड की एनर्जी से दूसरे काइंड की एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज केमिकल एनर्जी। सो इफ अ पर्सन इज यूजिंग बैटरी, तो इनडायरेक्टली वो कर क्या रहा है, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और देखिएगा, हाँ जी, और देखिएगा जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सपोज टू बी एक स्टोन है, और वो एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा गया है, कोई पर्सन उसको होल्ड किए हुए रखे हुए है वहाँ पर, और वहाँ से उसको नीचे छोड़ देता है, तो क्या होगा कि जब वो स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो देखिए जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉडी द स्टोन इज नॉट इन मोशन, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, और मूव नहीं कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने का कोई मतलब नहीं है। तो इन दैट केस द बॉडी विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है, व्हेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, तो क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वो धीमे धीमे करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आते 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 उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव हिटिंग ऑफ द ग्राउंड, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। उस केस में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उसकी हाइट जीरो हो जाएगी। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो जस्ट अबव द ग्राउंड जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी, एंड इफ हाइट इज जीरो देन इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो जो काइनेटिक है दैट कन्वर्ट्स इनटू दैट चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते समय और ऊपर से नीचे आते समय दोनों ही कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखिएगा अगर जैसे मान लो हमारे पास कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मतलब जहाँ पर हम लोग वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए क्या होता है, वहाँ पर पानी को हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा हाइट पर स्टोर करते हैं, लाइक डैम के पीछे उसको स्टोर किया जाता है, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट द वाटर इज अलाउड टू फ्लो ऑन द टर्बाइन। तो वहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिराया जाता है टर्बाइन पर, टर्बाइन का रोटेशन होता है, टर्बाइन इज फर्दर कनेक्टेड टू जनरेटर, जनरेटर रोटेट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कंडीशन ये होती है। तो देखिए पानी उस हाइट से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अगर पानी उस हाइट से गिर रहा है तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर उस केस में जो पानी के अंदर जो एनर्जी होगी, मतलब पहले जैसे हाइट पर स्टोर था तो उसके अंदर एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब उस पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है सो दैट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और नीचे आते आते उसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बाद जब वो टरबाइन को रोटेट कराती है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 कन्वर्जन है, पहले पोटेंशियल टू काइनेटिक, देन काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बात और
आप पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली किसी और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कहने का कि आप पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब पहले पोटेंशियल को काइनेटिक में करना पड़ेगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, जब हम वुड को, फ्यूल को, है ना, या इनको बर्न करते हैं तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? केमिकल एनर्जी। तो अब जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, है ना। अगर आप वुड को बर्न कर रहे हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। सो द केमिकल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द वुड चेंजेस इनटू द लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें अपने फूड का, तो फूड के अंदर भी केमिकल एनर्जी ही प्रेजेंट होती है। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए फ्यूल का काम करे, लाइक वुड हुई, पेट्रोलियम, कोल और फूड इज ऑल्सो अ फ्यूल फॉर अस, तो उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी ही प्रेजेंट है। जब हम उस फूड को खाते हैं तो हमें उससे हीट एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ हमें मिलती है मस्कुलर एनर्जी। तो ये सब एनर्जी कन्वर्जन्स है। अगर आप किसी बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी, और बैटरी को यूज करते हैं सो इन दैट केस केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, और आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वहां पर जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, प्लांट के अंदर स्टोर होती है वो एनर्जी। सो दैट सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट के अंदर, वुड के अंदर जो एनर्जी है दैट इज केमिकल एनर्जी। तो ये सारे की सारे एनर्जी के कन्वर्जन्स है। एक फॉर्म की एनर्जी को हम लोग दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन लाइक एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, पेट्रोलियम या फिर कोल को बर्न करके वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, उस स्टीम से टरबाइन रोटेट कराते हैं, टरबाइन इज फर्दर कनेक्टेड टू जनरेटर और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इनडायरेक्टली क्या किया कि कोल और पेट्रोलियम को बर्न किया, यानी कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी से पहले हीट एनर्जी प्रोड्यूस की गई, ठीक है, उस हीट एनर्जी से उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसमें भी एक स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन प्रेजेंट है ना, कई सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इस काइंड के प्रोसीजर में। होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, जो बहुत सारी सिटीज में होते हैं। ठीक है, तो वहां पर यही किया जाता है। अच्छा, और देखिएगा, ये हम बात कर ही रहे थे अभी, प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बात कर ही चुके हैं अच्छे से। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है, एनर्जी कैन नादर बी प्रोड्यूस नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नादर बी प्रोड्यूस नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हुआ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, पावर के बारे में। पावर, देखिए, पावर हम नॉर्मली अपनी स्ट्रेंथ से जोड़कर देख लेते हैं कि बोल देते हैं भाई इस बंदे के अंदर बहुत सारी पावर है ना, लेकिन एक्चुअली पावर का मतलब ये नहीं होता। साइंटिफिक लैंग्वेज में पावर कुछ और है, वो स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, अगर कोई पर्सन इतना सारा लोड लिफ्ट कर सकता है तो उसे बोला जाता है स्ट्रेंथ, दैट इज नॉट पावर इन साइंटिफिक लैंग्वेज। पावर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो किसी काम को कितनी जल्दी कर सकता है, किसी वर्क को किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितनी जल्दी करवाया जा सकता है, उसे बोला जाता है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। डेफिनेशन यही है पावर की, द रेट ऑफ डूइंग, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, मतलब ये कहने का, मैं समझाता हूं आपको, देखिए, पावर इज इक्वल टू हुआ वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पावर। हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो जितनी एनर्जी उतना ही वर्क, तो आप इस वर्क को एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। उस केस में डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी, आप यहां पर ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। दो डेफिनेशन है पावर की, जो प्रिसाइज है वो ऊपर वाली है जो मैंने पहले बोली थी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क अगर आता है तो आपको ये लिखना है द रेट। देखिए, किसी भी चीज में आप टाइम का डिवीजन कर दीजिए, तो मतलब ये कहने का आप कह सकते हैं किस रेट से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपको प्रेफर करनी है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एक और डेफिनेशन है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। दोनों ही पावर की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा जरा, हमने बात कर ली पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। देखिए, वर्क की जो यूनिट है वो जूल है और जो टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड।
तो जो पावर है उसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। बहुत टाइम पहले एक फिजिसिस्ट हुए थे, उनका नाम था जेम्स वॉट, आपको याद है। तो जेम्स वॉट को ऑनर देने के लिए पावर जो है उसकी यूनिट वॉट भी रख दी गई है। मतलब ये जो जूल पर सेकेंड है इसको शॉर्ट में वॉट भी कहा जाता है, WATT। ठीक है, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही शॉर्ट में वॉट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई 1 वॉट पावर की डेफिनेशन बताओ, या फिर ये कह सकते हैं डिफाइन 1 वॉट, या फिर ये भी कह सकते हैं डिफाइन वॉट, या फिर ये भी कह सकते हैं डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर। तो सबका मीनिंग सेम ही है। तो ये जो पावर है वो 1 वॉट कब आएगी? जब वर्क 1 जूल हो जाए, टाइम 1 सेकेंड हो, इन दैट केस द पावर विल बी 1 वॉट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अच्छा देखिए, जूल पर सेकेंड को आप जूल सेकेंड टू द पावर -1 या फिर जूल सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो कहीं अगर ऐसा लिखा जाए तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पावर की डेफिनेशन हो गई, पावर की यूनिट की डेफिनेशन हो गई 1 वॉट, दैट इज, और कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा और देखिएगा, हम पावर की थोड़ी सी बड़ी यूनिट के बारे में बात करते हैं, लाइक किलोवाट। तो आपको ये खैर वेल नोन है कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होंगे। ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा थोड़ी अलग यूनिट के बारे में बात करें। देखिए जो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं उनकी पावर को ना हॉर्स पावर में लिखा जाता है। ठीक है, ये मशीन या ये ट्रैक्टर इतने हॉर्स पावर का है, ये JCB इतने हॉर्स पावर की, ऐसे जनरली हम लोग वर्ड सुनते रहते हैं। तो एक और बात आपको याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है 1 HP दैट इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट हो गया, आपको ही गया। चलिए इसके बाद और बात करते हैं। देखिए आपको ये बात पता है कि जो पावर है दैट इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल होता है देखिए एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालें तो एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे नोट्स तो हैं, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ, है ना, कुछ इजी लैंग्वेज बोल जाता हूँ, तो वीडियो पॉज करके वो लिख लिया करिए। और डेफिनेशन भी कई बार अगर मेरे वर्ड्स वाले डेफिनेशन आपको थोड़ी इजी लगते तो वो वाली लिख लिया करिए, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन लर्निंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और लर्न उतना अच्छा नहीं है तो भी आप अच्छे से लिखे आ सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्चुअल होना जरूरी है किसी भी पर्सन को। ठीक है, चलिए तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल गया, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम ये क्लियर कह सकते हैं कि अगर पावर का आप टाइम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, देखिए वैसे एनर्जी की यूनिट जूल है, लेकिन अगर हम थोड़ी अदर यूनिट के बारे में बात करें तो आप पावर की यूनिट का टाइम की यूनिट से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी। हम ऐसा करते हैं हमेशा से, हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूनिट्स बना लेते हैं। तो आप पावर की यूनिट का टाइम की यूनिट से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपको एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, और टाइम की होती है सेकेंड। तो एनर्जी की यूनिट होगी डायरेक्टली वॉट इनटू सेकेंड। ठीक है, अगर हम थोड़ी बड़ी यूनिट के बारे में बात करें, जैसे लाइक वॉट से थोड़ा बड़ा किलोवाट कह सकते हैं आप, सेकंड से थोड़ा सा बड़ा लाइक आप मिनट कह सकते हैं या फिर आर कह सकते हैं। मिनट जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते तो इसीलिए मैं इसे आर लिखता हूँ, किलोवाट आर। तो देखिए किलोवाट जो है सिंपली किलोवाट, ये तो पावर की यूनिट है, और हम लोग अगर किलोवाट आर की बात करें तो एनर्जी की यूनिट है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एनर्जी की यूनिट में पावर यूनिट लगा देते हैं और पावर की यूनिट में एनर्जी लगा देते हैं। एक्चुअली आपको याद रखना है कि किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, अब देखिएगा हम किलोवाट आर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। किलोवाट आर देखिए हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो होता है, आपने कई बार सुना होगा जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, या इस बार इस महीने हमारे घर में जो है 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई है ना, हमने 100 यूनिट्स कंज्यूम कर ली है। तो इनडायरेक्टली देखिए वो जो यूनिट होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है, वो यूनिट का मतलब किलोवाट आर ही है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमने इस महीने अपने घर में 100 किलोवाट आर एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आर। ठीक है, दैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं या फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं,
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि जो किलोवाट आवर है वो भी एनर्जी की यूनिट है, और जो जूल है वो भी एनर्जी की यूनिट है। लाइक किलोमीटर भी एनर्जी की यूनिट होती है, किलोमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है और मीटर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो किलोमीटर में और मीटर में एक रिलेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किलोवाट आवर और जूल, दोनों ही एनर्जी की यूनिट्स हैं, तो उन दोनों में आपस में एक रिलेशन जरूर होगा। क्या रिलेशन होगा वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर ड्राइव करने के लिए। 1 किलोवाट आवर को आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा अब देखिएगा 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, और 1 आवर इज 3600 सेकेंड। ठीक है, 1000 एज इट इज, वाट का मतलब है जूल अपॉन सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड हो गया कैंसिल, 1000 इंटू 3600, इट विल बी 36 1 2 3 4 5, इतना जूल बचा सिर्फ हमारे पास। इसे आप पावर की फॉर्म में लिखें तो देखिए यहाँ पर आप डेसिमल यहाँ मान लीजिए नंबर के बाहर, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए तरीका क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में जब पावर की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो लेफ्ट से एक इंटीजर के बाद यहाँ डेसिमल आता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3.6, और यहाँ से आपको कितने प्लेसेस डेसिमल मूव कराना है, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा ज़रूर। ठीक है, ये मान के चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से, लिख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखिएगा हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखिए मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका अब ऑलमोस्ट हो ही गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल है एक छोटा सा ही एग्जांपल नंबर। अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स, देन व्हाट इज इट्स पावर। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, पावर इज इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की वैल्यू आपके पास कितनी, 20 जूल, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और टाइम है आपके पास 5 सेकेंड, से यानी कि आपकी वैल्यू मिलेगी 20/5, और 20/5 मतलब कि 4 वाट। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं, ये छोटे छोटे बीच में डाल दिए हैं इसीलिए कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ईजी रहे। अच्छा देखिए, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होती है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना किलोवाट आवर, ये इतने वॉट का है या इतने ऐसे करके जो लिख देते हैं ना, तो वो वॉट है ना, जैसे लाइक किसी बल्ब के ऊपर लिखा होता है 60 वॉट, है ना, या किसी हीटर के ऊपर लिखा हुआ होता है 1000 वॉट। तो इसका मतलब देखिए मैं आपको समझा दूँ इसका मतलब क्या है। लाइक किसी हीटर के ऊपर लिखा हुआ है 1000 वॉट, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए वॉट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वैसे जनरली आपने एक बात नोटिस की होगी, किलोवाट नहीं, वॉट नहीं किलोवाट लिखा होता है। लाइक लिखा होता है किसी हीटर के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए 20 किलोवाट, ओके, ऐसा किसी उसके ऊपर हीटर के ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए आप इसे थोड़ा सा एब्रीविएट करके देखें तो आप इसे लिख सकते हैं 20 और 1000, ठीक है, इतने जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये कहने का कि अगर आप इस हीटर को यूज़ करेंगे तो ये 1 सेकेंड में इतने जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर किसी कोई बल्ब है वो 60 वॉट का है, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द पर्टिकुलर बल्ब विल बी यूज्ड फॉर 1 सेकेंड देन इट विल कंज्यूम 60 जूल ऑफ एनर्जी। तो 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसका मीनिंग बेसिकली ये हुआ करता है। ठीक है, हर बाई चांस पूछ लिया जाए कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी इतना ही था इस चैप्टर में, और अच्छे समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सही भी है, थोड़ा सा इजी टाइप भी है। और जो है बाकी समझने की कोशिश करिएगा, प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वाला चैप्टर जो अगली वीडियो में कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके बाय।